वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब उसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पर रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंगारता हुआ मोबाइल बाहर निकाला। ये उसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था। दूसरा मोबाइल जिहान के पास होने के बायस वो आजकल उसे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पे तुर्की का कोई गैर-शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था? उसे कतई याद ना आया। नंबर याद रखने के मामले में वो बहुत चोर थी। उसे अपने पाकिस्तानी मोबाइल नंबर तक के आखिरी 2 हिस्से भूलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद ना था। हेलो! वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पर बैठ गई। कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा और फाइलें गोद में। जहाँ तेरा नक्श कदम रखते हैं, हुयाबां अरम देखते हैं। आवाज़ अजनबी थी भी और नहीं भी, मगर उसका लोच, उतार-चढ़ाव और अंदाज़ सब शनासा था। वो लब भींच गई। अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो कि वो पढ़ा-लिखा लगता था, मगर अंदाज़ से कहीं न कहीं मुंबई के निचले तबके के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ। बताइए, क्या ये मुमकिन है? उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। हथेलियाँ बेख्तियार पसीने में भीग गईं। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, उस पे गालिबन आपने बयूक अदा का ज़िक्र किया था। प्रिंस आइलैंड, शहज़ादों के जज़ीरे। क्या आप उधर नहीं आ रहीं? तो वो उसकी कॉल्स चेक कर रहा था और तभी उसे पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन के जिहान की तहवील में होने के बारे में जानता था। मैं बयूक अदा नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे और ना ही मेरी कॉल्स चेक करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे? उसने चलाकर फ़ोन कान से हटाया और सुर्ख बटन ज़ोर से दबाया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जाने कब ये शख्स उसका पीछा छोड़ेगा। समंदर की झांक भरी नीली लहरों पर से आवाज़ सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बैल्कोनी में खड़ी सामने समंदर को देख रहे थे। जिहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और आया गर्दन सीधी उठाए लब भींचे सामने उफक पे देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बैल्कोनी के दूसरे सिरे तक गई थी। सो उन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कदी कोई की बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच भरा था। जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सर्फ हो गया था। फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जुड़े तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे। सो वो भलाई मंजिल पर आ गए, जो ओपन एयर थी। खुला सा वसी अहाता, जहाँ हर तरफ सोफे और कुर्सियां थीं, मगर एक निश्चित भी खाली ना थी। उनको बिलाखिर फेरी के किनारे पर बनी तंग सी बैल्कोनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करके एक वक्त में एक बंदा ही रेलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बैल्कोनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहां खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाईं तरफ के कोने में खड़े थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जिहान स्याह स्वेटर के आसीन कोनियों तक मोड़े हुए था, मगर उसे बेहद सर्दी लग रही थी कि उसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमाई स्वेटर ही पहन रखा था। सब स्याह स्टोल को सख्ती से कंधों के गिर लपेट कर बाजू सीने पर बांध रखे थे। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। हया की बाईं जानिब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थीं और वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं और उनकी गिटार बैल्कोनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पे संबोल आई हुई थीं और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए आवाज से बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थीं। तुम उस रोज़ बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर इस्तिकलाल स्ट्रीट में तुम्हें ढूंढता रहा। वो रेलिंग पे झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा, तो ना ढूंढते? रया ने बेनियाजी से शाने उचकाए। हवा से उसके बाल उड़ उड़कर जिहान के कंधे को छू रहे थे, मगर वो उन्हें समेटने का तकल्लुफ नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा? जिहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसे देखा। वो तने हुए नुकोश के साथ सामने देखती रही। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने। अगर तुम्हें कुछ शर्मिंदगी नहीं तो मैं क्यों दिलाऊं? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही पूछता। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है। सीकुल्स का एक होल पर फड़फड़ाता उनके सामने से गुजरा था। जिहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिजा में उछाला। एक बड़े से सीकुल समंदरी बगले ने फिजा में ही गोता लगाकर उसे अपनी चोंच में दबा लिया।
वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही जहाँ गुलाबी जेलीफिश तैर रही थी। उसके सर पानी के अंदर ही थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़िया दिखाई देती थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है हया कि मैं पूछ सकूं वो शख्स क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? पूछो, ज़रूर पूछो, मगर उसी से जाकर पूछो। मगर मैं नहीं जानता वो कौन है। मैं भी नहीं जानती वो कौन है। आज वो जिहान के लिए वही हया सुलेमान बन गई थी जो वो हर एक के लिए थी। खुद को जिस शख्स के सामने झुका लिया था, अब उसी के सामने उठना भी था। जीने दो, कुछ पल तो जीने दो। वो लड़कियां अभी तक लहक लहक कर गा रही थीं। डीजी भी कहीं उनके साथ थी। अच्छा, आई एम सॉरी। वो रुख मोड़कर उसके बिल्कुल मुकाबिला खड़ा हुआ और रोटी का बचा हुआ टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। हया ने निगाह उठाकर उसे देखा तो वो जरा सा मुस्कुराया। एक लम्हा लगा था उसे पिघलने में और वो पिघली हुई मोम का ढेर बन गई। बहुत धीरे से वो मुस्कुरा दी। उससे किए सारे वादे भूल गई। ओके। उसे रोटी का टुकड़ा खींच कर तोड़ा और उड़ते हुए बगले के समेत फेंका। उससे उसे फिजा में ही पकड़ लिया। तुम्हारा तुर्की बहुत खूबसूरत है जिहान, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अब वो रोटी के टुकड़े करके फिजा में उछाल रही थी। अच्छा, कैसे हैं वो? अक्खड़, बदलिहाज, मगरूर, बदतमीज, बदतहजीब, बेमुरवत, उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के। वो कहती गई और बेख्तियार हंसता चला गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे हैं हया सुलेमान? खूब हंसकर वो बोला था, कम अज कम तुर्कों से तो बेहतर होते हैं। उससे रोटी का आखिरी टुकड़ा भी दूर उछाल दिया। जिहान अभी तक हंस रहा था। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप अगेन। लड़कियां उसी तरह मगन सी गा रही थीं। वो तीनों साथ साथ बयूक अदा उस पल खाती सड़क पर नीचे उतर रहे थे। आया एक हाथ से स्टॉल और दूसरे हाथ से उड़ते बालों को समेटकर पकड़े हुए चल रही थी। उसे यूं लग रहा था कि वो पुराने ज़मानों में वापस चली गई है, एक कदीम जजीरे पे जो सारी दुनिया से अलग थलग समंदर के दरमियान वाक़या था। वो सदियों पुराने शहजादों के जजीरे थे और वो खुद कोई अमर हुई शहजादी। शहजादों के जजीरे या प्रिंसेस आइलैंड्स। तुर्क में अदा लार, अदा यानी जजीरे और लार यानी शहजादों के। मरमरा के समंदर में करीब करीब वाक़ इन जजीरों के घरों को कहा जाता था। गे वक्तों में सलातीन अपने तख्त ताज के लिए खतरनाक लगते शहजादों को जला वतन करके इन 9 जजीरों पर भेजा करते थे, जिससे उनका नाम प्रिंसेस आइलैंड पड़ गया था। बयोग अदा उनमें सबसे बड़ा जजीरा था। बयोग यानी बड़ा और अदा यानी जजीरा। बयोग अदा दुनिया की ट्रैफिक रश और हंगामे से दूर एक पुरसुकून छोटा सा जजीरा था। वहाँ गाड़ियाँ, बसें और दूसरी ऑटोज नहीं थीं। सफ़र करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियाँ और बगियाँ थीं या फिर बाईसाइकिल। डीजे और जिहान उससे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम ज़मानों के रोमांस में कोई ज़रा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। उनमें अब तक हाथ से बेतकल्फ़ी हो चुकी थी। जिहान उसे रेस्टोरेंट के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा इकसाम के कबाब मिलते हैं, गालबन 250 इकसाम के, और हर रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतवज्जी से उनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। उस जगह सड़क दोनों अतराफ से रेस्टोरेंट्स में घिरी थी। उनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदों में शेड डली कुर्सियां मेज़ें बिछी थीं। स्याहों का एक हजूम हर सू फैला था। सड़क के वस में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुक गए। स्याहों के हजूम के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बगैर आस्तीन फ्रॉक में मलबूस थी और घुंघराले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थी। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाई खड़ी थी और इर्द गिर्द दायरे में खड़े स्याह खटखट अपने कैमरों में उसकी तस्वीरें मुकैद कर रहे थे और हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से खड़ी हो जाती और चेहरे पर मासूमियत तहरी किए, कभी आंखें पटपटाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सिकोड़ती। शायद एक तो स्याह उसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो और डीजे भी फ़ौरन अपने कैमरे निकाल कर तस्वीरें बनाने खड़ी हो गई। उस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीर बना बना कर भी उनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तवक़ुफ़ करते हुए चेहरा उठाया तो देखा जिहान साथ ही खड़ा लब भींचे कदर नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचकाए फिर से स्याहों के चमकट्टे में खड़ी बच्ची की तरफ मुतवज्जा हो गई। यार, उम्र देखो इसकी,
और एक्शन कैसे मार रही है। टीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। तफातन मजमे को चीर कर एक लड़की तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दी। उसे लंबे स्कर्ट और खुले से स्वेटर के ऊपर पूरा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर लपेट रखा था। उसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें पूरी सब्ज। वो 16-17 वर्ष की लगती थी। बाईं कोने पे उससे टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे देवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से उस बच्चे का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे उस लड़की को देखा उसके लबों से होले से निकला, आयशे कुल। जवाबन वो पूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई उसका बाजू पकड़कर मजमे में से रास्ता बनाकर उसे ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि स्याह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो खत्म हो गया था। बच्ची अब मसम्मत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था मसलसल बोलती हुई उसे ले जा रही थी। उसकी पूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर उनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना बयूक अदा दिखाता हूँ। जिहान की आवाज़ पर वो चौंकी, फिर हफीफ सा सर झटक कर उसके साथ आगे बढ़ गई। जिहान ने एक बग्घी रोक दी थी। टीजी ने अलबत्ता 4 लिरास भी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब वो उसी पर सवार हो रही थी। हया बग्घी के करीब आई तो जिहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शहाना सी बग्घी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जता था। उसके साथ बग्घी पान लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत से 2 अफराद की बैठने के लिए नशिश बनी थी जिसमें सुनहरी नक्श व निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिश नहायत गुद्दास सी। वो दोनों एक साथ ही उस पे बैठे। बगीबान ने घोड़े को जरा सी चाक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे उसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वह हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क 2 रोया सब दरख्तों की कितार से घिरी थी। चंद पीले सर्द पत्ते सड़क के किनारों पर बिखरे पड़े थे। दरख्तों की दोनों कितारों के दरमियान बग्घी सुसरोई से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वतज़नी, कत्ल व गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलविस है। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पुस्सहन के भी। मगर इस सब के बावजूद जिहान सिकंदर, हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदर तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो जरा सा चौंका, फिर सिरे लब मुस्कुरा दिया। शायद, क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। उस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थी। जब दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। वो खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें, उसे याद करके जैसे चुरचुरी ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर सिर्फ शख्स जिसको मसरूफियत के बायस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता, और बावजूद इसके कि मेरे घर से बयूक अदा तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पे होगा, मैं 3 साल बाद इधर आ रहा हूँ। वाकई? उससे हैरत से पलकें झपकाई। जिहान ने शाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, सो काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो उसी तरह स्क्रीन को दबाता मसलसल काम कर रहा था। बग्घी सड़क की ढलान से नीचे उतर रही थी। पल खाती सड़क के दोनों अतराफ में खूबसूरत बंगलों की कितार थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमज़ोर है। दफातन जिहान ने अपने चौकर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज़ जिहान, सारी दुनिया की टूटी चीज़ें तुम्हारा हेडेक नहीं है। अच्छा। वो जो झुक रहा था कदे हफ्की से सीधा हुआ। वो फिर से अब मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फ़ोन रख भी दो। मादाम, आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं, जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेरफेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन द मूव भुगताने पड़ते हैं, और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी
बयूक अदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। उसके कहने पर हया ने लाशौरी तौर पर सड़क के दोनों अतराफ बने बंगलों पर निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठटक कर रह गई। दाईं तरफ जिहान की उस जानिब जिस बंगले के सामने से बग्गी गुजर रही थी वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे सतून पे वो महल यूं शाहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पे बैठा होता है। उसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफ़ेद महल की लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी जिस पे कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में तिरछा करके अंग्रेजी में लिखा था AR पाशा। उसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। उसके अंदाज में जिहान ने पलट कर उस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर दोबारा उस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी ही गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जिहान ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से बग्गी रुकवा दी। हमने तो पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रुक गए? वो उतरने लगा तो हया बोल उठी। नमाज। जिहान ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिला उठी, एक हाथ रोड पे रखा और एहतियात से पाँव नीचे पेडल पर रखकर उतरी। जिहान पहले ही उतरकर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ सुथरी थी। जिहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वो वुज़ू करके औरतों के प्रेयर हॉल में आ गई। वो ज़ोहर का वक्त था मगर सूरज बहुत ठंडा लग रहा था। हॉल के एक कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके सामने एक बच्ची उसी के अंदाज से बैठी धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। हया गीले बाजों की आसीन नीचे करते हुए भागोर उन दोनों को देखती रही। ये दोनों वही लड़कियां थीं जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पे उसे नजर आई थीं। जामनी फ्रॉक वाली छोटी बच्ची और दूसरी पूरे स्कार्फ वाली संजीदा सी लड़की। बच्ची मिन्नत भरे शिकायती अंदाज में उस लड़की के घुटने को झुरझुरती कुछ कह रही थी मगर वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था नफ़ी में सर हिलाती गोया मुसलसल उसकी तरदीद किए जा रही थी। वो दोनों बहुत धीमी आवाज़ से बातें कर रही थी। हया स्टोल को चेहरे की गिर लपेटे हुए उन दोनों को देखी गई। उन्होंने उसे नहीं देखा था, शायद वो आपस से मशगूल थी। वो जब नमाज पढ़कर उठी तो देखा वो बच्ची अभी तक उस लड़की को मना रही थी और शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। उसकी धीमी आवाज़ और ज़बान अनजान थी मगर कभी कभी वो बेबसी भरे अंदाज में चीख कर ज़रा जोर से आयशे गुल प्लीज़ कह उठती तो हया को सुनाई दे देता। एक आखिरी निगाह उन दोनों पे डालकर वो बाहर आ गई। मस्जिद के बरामदे में वो तनहा नमाज पढ़ रहा था। हया नंगे पाँव चलती हुई बरामदे तक आई। वो एक सतून से टेक लगाए खड़ी हो गई। हवा से उसका सर पे लिया स्टोल सर की पुश्त तक फिसल गया था। सामने चंद कदम के फासले पर वो सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर स्याह स्वेटर जिहान सिकंदर का मखसूस लापरवाह सहूलिया। वो एक मुस्कुराहट के साथ सर सतून से टिकाए उसे रेगी गई। वो अब सजदे से उठकर तशाहुद में बैठ रहा था। हर काम बहुत फुर्ती से करने वाले जिहान सिकंदर की नमाज बहुत ठहरी हुई और पुरसुकून थी। वो चूंकि उससे ज़रा पीछे खड़ी थी तो यहाँ से उसका सिर्फ हल्का रूख ही नजर आता था। गर्दन की पुश्त और चेहरे का जरा सा दाया हिस्सा वो गर्दन झुकाए पड़ रहा था। फिर उससे दाएं रुख सलाम के लिए गर्दन मोड़ी तो हया को बिलाखिर उसका चेहरा नजर आया। उसे हिलब मुस्कुराते उससे देखी गई। दूसरी जानिब सलाम फेंककर उससे दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। चंद लम्हे वो यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पर फेरता वो खड़ा हुआ और वापस मुड़ा तो उसे सतून के साथ खड़े देखकर मुस्कुराया। तुम इंतजार कर रही थी? वो जरा सा मुस्कुरा कर कहता हुआ उसके करीब आया तो हया ने अस्वात में सर हिला दिया। वो दोनों साथ ही बाहर आए थे। जिहान चौखट पर जब वो झुककर खड़ा और चौकर पहन रहा था तो हया ने उसे पुकारा। तुम मस्वी हो? थोड़ा बहुत। वो तस्मा बांध रहा था। लगती नहीं हो। तस्मे की गिरा लगाते उसकी उंगलियां थमी। उसे सर उठाकर कदरे नासमझी से हया को देखा। मैं क्या करता तो मजबी लगता? ये तो मुझे नहीं पता। वैसे तुमने दुआ में क्या मांगा? मैंने जिंदगी मांगी। वो तस्मा बंद करके उठ खड़ा हुआ। जिंदगी? हया ने उसका चेहरा देखते हुए दोहराया। वह वातन स्वेटर की आसीने मोड़ रहा था। इंसान वही चीज़ मांगता है जिसकी उसे कमी लगती है। तो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूँ। अगर जिंदगी है तो सब खूबसूरत है,
नहीं है तो सब अंधेर है। वो दोनों सड़क के किनारे साथ साथ चलने लगे थे। खूबसूरती क्या होती है जिहान? बयूक अदा की सर्द हवा उसके बाल फिर से उड़ाने लगी थी। शॉल सर से फिसलकर अब गर्दन के पीछे अटक गई थी। और जब अपने बिखरते बाल दोनों हाथों में समेटते हुए उसने ये सवाल पूछा था, तो शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो जानती थी कि वो खूबसूरती हया सुलेमान की आंखें हैं जैसी कोई बात नहीं कहेगा। मगर जो उसने कहा वो हया सुलेमान के लिए कतई गैर मुतवक्का था। अली करामत की माँ। क्या? उसे नासमझी से जिहान को देखा। वो सामने देखते हुए कदम उठा रहा था। मेरे लिए खूबसूरती अली करामत की माँ पे ख़त्म हो जाती है। अली करामत मेरा एक क्लास फेलो था। एक दफ़ा मैं उसके घर गया था, तब मैंने उसकी माँ को देखा। वो बहुत खूबसूरत खातून थी। वो डॉक्टर थी और उस वक्त अस्पताल से आई थी। वो थकी हुई थी और तब किचन में खड़ी टिश्यू से अपना चेहरा थपथपा रही थी। हया, वो चेहरा इतना मुकद्दस, इतना खूबसूरत था कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद भी वो चंद लम्हे के लिए खामोश सी हो गई। वो तुर्क थी या पाकिस्तानी? बहुत देर बाद बोली। वो स्याह फार्म थी, हालिस स्याह फार्म। और हया के हलक तक में करवाहट खुल गई। ताहम वो लब भींचे खामोशी से उसके साथ कदम उठाती रही। ये वो वाही शख्स था जिसके सामने वो झुक जाती थी, खामोश हो जाती थी, कड़वे घूंट पी लेती थी और फिर भी मोम बन जाती थी। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो वो अपने असली तनतने से उसको इतना सुनाती कि ऐसी बात करने की वो शख्स दोबारा कभी हिम्मत न करता। हद हो गई। भला स्याह फॉर्म कहाँ इतने हसीन हो सकते हैं? या फिर शायद जेहान का मतलब था कि उसे हयात सुलेमान के मुकाबले में एक बदसूरत तरीन स्याह फाम औरत भी खूबसूरत लगती है। वो जिंदगी में पहली दफ़ा किसी बदसूरत औरत को सोचकर हसद का शिकार हुई थी, मगर चुप रही। सांपहर ढलने लगी तो वो वापसी की तैयारी करने लगे। बयूक अदा जजीरे की गलियों में चल चल कर अब उसके पाँव दुखने लगे थे। डीजे वापसी पे फिर से बैल्कोनी में खड़े होने के लिए कतई राजी ना थी और अब उसका पूरा इरादा फेरी में घुसकर, चाहे प्यार से चाहे लड़ झगड़ कर, मगर बैठने के लिए निशिस ढूंढने का था। जिहान को टिकट लेने में खासी देर लगी। 5 बजे वाली फेरी शाम की आखिरी फेरी थी। सो स्याहों का सारा हजूम टिकट घर की खिड़की के आगे मौजूद था। अब उसके बाद अगला जहाज़ रात 8 बजे चलना था और फिर अगली सुबह तक कोई जहाज़ नहीं आया था। जो रह गया वो जजीरे पर रात बसर करे या तैर कर वापस जाए। अगर तुम दोनों इस रफ्तार से चलती रहीं तो फेरी निकल जाएगी और तुम्हें वाकई तैर कर वापस जाना पड़ेगा। वो उन दोनों की सुसरोई पे हासा झुंझला कर बोला था। जवाबन वो कतरे हिफ्फत से जरा तेज चलने लगी। बंदरगाह खचाखच स्याहों से भरी थी। वो तीनों उस रस्मे से बामुश्किल रास्ता बनाते आगे बढ़ रहे थे। जिहान आगे था और वो दोनों पीछे। उसे अब अपने रेस्टोरेंट की फिक्र होने लगी थी। प्रॉपर्टी की मालिका ने आकर फिर से कोई हंगामा किया था। जिहान उसे इस सारे मामले पे कतरे परेशान और मुतासिफ लगा था। कोकियो अपने तासुरात छुपाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था, मगर वो उसका हर रंग अब पहचानने लगी थी। वो तीनों फेरी की जानिब जाते बोट की तरफ बढ़ रहे थे जब किसी ने हया की कोहनी को जरा सा छुआ। मैडम, मैडम। वो ठटक कर रुकी और गर्दन मुड़ी। उसके हक में एक 12-13 साल का एक दुर लड़का खड़ा था। वो कोई ठेले वाला था। उससे गर्दन के गिर्द और दोनों हाथों में बहुत से हार और मोतियों की लड़ियां डोरियों में बांध कर उठाई हुई थी और अब वो लड़ियों का एक गुच्छा हया के चेहरे के सामने करके दिखा था। तुर्की दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कभी ना रुकती, मगर वो मोती और उनकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि उसे ठहरना पड़ा। वो बेख्तियार वो लड़ियाँ उंगलियों में उठाकर उलट पुलट कर देखने लगी। वो बालों में परोने वाली लड़ियाँ थीं जो इतनी हसीन थी कि चंद लम्हे के लिए वो लंबे बालों की दीवानी लड़की इर्द गिर्द को फरामोश कर गई। हया, हया। जिहान दूर से उसे आवाज़ें दे रहा था। उसे सर उठाकर देखा। जिहान वो डीजे फेरी के तख्ते पर चढ़ चुके थे और अब झुंझलाहट बड़ी खौफ से उसे बुला रहे थे। 1 मिनट। वो इंगिश्ते शहादत उठाकर उनको रुकने का इशारा करती पलटकर जल्दी जल्दी लड़ियाँ देखने लगी। हाउ मच? उसे 2 लड़ियाँ अलग करके पूछा। 10 लीरा, 10 लीरा। ये तो बहुत ज़्यादा है। उससे हल्की से बच्चे को देखा। पीछे जिहान उसे नागवारी भरे अंदाज से फिर से आवाज़ दे रहा था। तुम जाओ, जगह तलाश करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। उससे उनको मुतमिन करने के लिए जाने का इशारा किया। उन तक उसकी आवाज़ शायद पहुँच गई थी। तभी वो दोनों सर हिलाकर मुड़े और फेरी के अंदरूनी रास्ते की जाने बढ़ गए। फेरी निकलने में भी 3 मिनट थे और वो इन 3 मिनटों को ज़ाया नहीं करना चाहती थी।
7 लिरा। उसने हतमी अंदाज में लड़के को कहा और पैसे निकालने के लिए सुनहरी कलश खोला। इससे कबल कि वो नोट निकालती, लड़के ने एकदम पर्स झपटा और भाग खड़ा हुआ। लम्हे भर को उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और जब समझ आया तो वो, रुको रुको, मेरा पर्स! वो चिल्लाती हुई उसके पीछे लपकी। जिहान, डीजे, फेरी, इस अवतार में उसे सब भूल गया। लड़का फुर्ती से भागता जा रहा था। सिया अफरा तफरी में फेरी की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के पास तवज्जो करने के लिए वक्त ना था। वो तेज कदमों से दौड़ती उस लड़की के पीछे आई। वो बाजार की तरफ मुड़ गया था और अब एक गली के एन वस में खड़ा था। अया जैसे ही भागती हुई उस गली में दाखिल हुई, लड़की ने चौंक कर उसे देखा और भाग खड़ा हुआ। रुको रुको! वो गुस्से से चिल्लाती उसके पीछे दौड़ रही थी। लड़का हादसा फुर्तीला लग रहा था, मगर वो इतना तेज से ही भागता था। 3 गलियां अबूर करके वो उस रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सरपट दौड़ता हुआ दाईं तरफ की कितार में बंगलों में से एक का गेट अबूर कर गया। वो हामती हुई उस गेट तक आई। गेट नीमवा था। लड़का अंदर ही कहीं गया था। दूर कहीं फेरी निकल चुकी है। डीजे और जिहान जजीरे से चले गए थे और वो इधर तनहा रह गई थी। लेकिन ये वक्त वो सब सोचने का नहीं था। उसे अपना पर्स और पासपोर्ट वापस लेना था, हर सूरत। उसने एक लम्हे को उस नीमवा गेट को देखा और फिर उसके पीछे खड़े उस आलीशान सफ़ेद महल को, और फिर तेज़ी से अंदर आई। ये वही सफ़ेद महल था जो उसने दोपहर में देखा था। छोटे से बागीचे में खामोशी छाई थी। शाम के पर्दे अब नीले पड़ रहे थे। वो फूलते सांस को हमवार करती मुझसब सी चलती बंगले के दखली दरवाजे तक आई और बेल की तलाश में इधर उधर देखा। लकड़ी का ऊंचा मुनक्किश दरवाज़ा कदीम तर्ज का बना था। उसके आसपास बेल नाम की कोई शय ना थी। वो क्या करे? यूं मुंह उठाकर किसी के घर में कैसे घुस जाए? मगर वो भी तो इसी घर में छुपने की नीयत से दाखिल हुआ था। उसे बहरहाल अंदर जाना था। एक मुसामम इरादा करके उससे कंधे पे फिसलती शॉल दुरुस्त की और दरवाजे का सुनहरी नॉब घुमाया। वो कदीम वक्तों की कोई अमर हुई शहजादी थी जो रास्ता भटक कर इस जजीरे पे आ निकली थी और अब सुल्तान के महल के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। अंदर हर सू अंधेरा था। उससे चौखट पे कदम धरा। हेलो! वो 2 कदम मज़ीद आगे आई और पुकारा। उसकी आवाज़ सी गूंज तरो दीवार से टकरा कर पलट आई। वो किसी लॉबी में खड़ी थी। वहाँ नीम तारीखी सी छाई थी। सिर्फ खुले दरवाजे से आती शाम की नीलकू रोशनी में आगे जाती राहदारी सी नजर आ रही थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी खौफ में घिरने लगा। कोई है? अब के उसने पुकारा तो आवाज़ में ज़रा अर्दाश था। एकदम उसके आँख में ठाक के साथ दरवाज़ा बंद हुआ और क्लिक के साथ लॉक लगने की आवाज़ आई। वो घबरा कर पलटी और दरवाजे की तरफ लपकी। डोर नॉब तारीकी में बामुश्किल उसके हाथ लगा। उसने ज़ोर से नॉब खींचा, फिर घुमाया, मगर बेसुध। दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन ओपन द डोर! वो दोनों हथेलियों से लकड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी। साथ ही वो खौफसदा सी दबी दबी आवाज़ में चिल्ला भी रही थी। शहजादों के जजीरों पे खुश आमदीद। किसी ने बहुत धीरे से उसके हक में कहा था।